कौन सा ऐसा राज्य है जिन राज्यों के नेताओं ने दूसरे दलों से गठबंधन न किया हो, लेकिन वो गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन कहलाए जाते हैं। और सुहेल भारतीय समाज पार्टी जब गठबंधन करती है तो दल बदलू कहलाए जाते हैं। भगवान राम को कभी स्वीकार करने की तैयार नहीं सोचा था, आज वह लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिल जाए। नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं। इस बीच सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन पर टिकी है कि सीट शेयरिंग क्या रहेगी, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो वहीं इन सब के बीच चलिए एनडीए के बारे में भी जान लेते हैं कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाषपा के राष्ट्र प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर। अरुण राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल यही है कि 24 के लिए आपकी तैयारियां क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए सुहेल भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जनपदों में अपने जनसभा, अपने कार्यक्रम, अपने चौपाल और अपने एक संगठन को बेहतर करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने महिला हक अधिकार महारैली किया, उसके बाद युवा सम्मेलन किया, उसके बाद वंचित शोषित जागरूकता महारैली किया और लगातार वो कार्यक्रम हमारे अनवरत चल रहे हैं। और हम सुहेल भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय अमित शाह जी और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में तमाम जनसभाएं करके उन वर्गों को जागरूक किया जिन वर्गों को विपक्ष की जो ओबीसी के नेता थे, जो दलित नेता थे, इन लोगों ने उन वर्गों के साथ अन्याय किया और धोखा किया। ऐसे धोखा खाए हुए लोगों को हम एकजुट कर रहे हैं और वो सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। बिल्कुल। सुभाषपा को कितनी सीटें चाहिए? देखिए सुहेल भारतीय समाज पार्टी अभी सीटें बट नहीं रही है। अभी तो लोकसभा चुनाव के संगठनात्मक तरीके से कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाए जा रहे हैं। सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने अपना प्रपोजल रखा है माननीय अमित शाह जी के सामने, माननीय जेपी नड्डा साहब के सामने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़े सम्मेलन करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करना चाहते हैं और उसमें हम उनको अतिथि के रूप में बुलाना चाहते हैं। तो अब उन्होंने इस प्रपोजल को स्वीकार किया और जल्द ही मुझे डेट मिलेगा, पूर्वांचल की एक धरती पर और एक मध्यांचल और पश्चिमांचल की धरती पर हम रैलियां करेंगे और बिहार के 2-3 जिलों में हम बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। तो उसके लिए हमसे प्रपोजल मांगा गया। मुझे लगता है कि कार्यक्रमों का डेट सुनिश्चित होते ही आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा और पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम आप लोगों को दिखाई देंगे। हम लोग अभी सीट बंटवारे को लेकर किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं है। हाँ, जब उसका उचित समय आएगा, उचित समय पर उस मुद्दे पर उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। सुहेल भारतीय समाज पार्टी सीटों की सूची मांगी जाएगी तो सीटों की सूची माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। यूपी में अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण है। मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनके पास है। मायावती के पास भी दलित वोटर्स है। जयंत चौधरी के पास भी है। तो ऐसे में आप लोग इंडिया का कार्ड क्या निकालेंगे इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए? देखिए इंडी गठबंधन के पास किसी प्रकार कोई विजन नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता आपस में खूब लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता जिस तरह से एकजुटता की बात कर रहे हैं, कुछ ही समय अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव बीते हैं। अगर उस चुनाव में नेताओं के अगर बयान सुने होंगे तो आपको याद होगा कि श्री अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को कहा था बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ओबीसी की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने कि कांग्रेस के नेता चिरकुट हैं। तो जब कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, तो पूरी उसके साथ गठबंधन करके कौन सा अस्तित्व बना रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी समझ रही है। सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन किसी प्रकार की एनडीए गठबंधन से लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा पर खड़ी हो जाए तो 100 वोट नहीं दिला सकती हैं। केजरीवाल साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर आ जाए 500 वोट नहीं दिला सकते हैं। आप उधर से केसीआर साहब को ला दीजिए तेलंगाना से उत्तर प्रदेश की धरती पर, जिसके पास वोट नहीं है, जिसके पास जनाधार नहीं है,
अगर वो उस गठबंधन में शामिल होकर के दावा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दावा करना अच्छी बातें हैं, लोकतंत्र में दावा करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है जो 2020 के परिणाम थे उससे 2024 के परिणाम बहुत आगे होंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम लोग 80 लोकसभा सीट जीतने में कारगर होंगे। जो विपक्ष के खाते में जो सीटें हैं वो भी एनडीए गठबंधन के खाते में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने यूपी में कैंपेन चलाया है, शुक्रिया मोदी भाईजान। तो क्या इससे मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ आएगी? देखिए, जिन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों को अपना वोट बैंक माना, उस वोट बैंक के आधार पर राजनीति किया, और वो भी मुसलमान लंबे समय तक कांग्रेस सपा बसपा को देखा वोट दे करके, लेकिन उनको न सुरक्षा मिल पाई, न उनके हिस्सेदारी मिल पाई, न उनको शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा कुछ भी नहीं मिल पाया। वो भी अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो भी अब तय कर लिए हैं कि आपने देखा होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या की धरती पर जब उद्घाटन करने के लिए एयरपोर्ट का आए थे, उसी समय कितना उत्साहित होकर के वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कितना भव्य तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या की धरती पर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर चर्चा पूरे देश में और प्रदेश में हो रही है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय जो जेपी नड्डा की, सिर्फ इन्हीं लोगों की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है कि जिन कामों को 500 साल तक उलझा करके ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने रखा था, उन कामों को एनडीए की सरकार ने बहुत ईमानदारी से उसको करके उन सभी समुदायों को संदेश दिया कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम न्याय की राजनीति करते हैं और संविधान को बचाने की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का नारा दे करके, संविधान का नाम लेकर के तमाम उन मुस्लिम समुदायों को साथ धोखा करते हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ धोखा करते हैं, आज वो लोग भी समझदार हो गए, वो भी बड़ी संख्या में। मैं तो देख रहा हूँ, शुक्रिया मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, योगी जी ने जो अभियान चलाया है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए गठबंधन से खड़े हो रहे हैं, उनके साथ जुट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी विश्वास हुआ है कि मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, उनको भी आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, उनको भी नौकरी मिल रही है, उनको भी शिक्षा मिल रही है, उनको चिकित्सा मिल रही है। तो आने वाले समयों में जो लोग मोदी जी के नाम पर या भाजपा से भड़काकर मुसलमानों को डराते थे, अब वो मुसलमान भी महसूस कर रहे हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, अब हम लोग अपने हक की लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में खड़े होकर के उनसे लेने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के भविष्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, इनका भविष्य वही है जैसे सपने में आदमी सपना देखता है कि मैं तो प्रधानमंत्री बन रहा हूं, मैं तो मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मेरे इतने सांसद जीत रहे हैं, लेकिन जब वो नींद से वो सामने आता है, तो जब उसकी नींद खुलती है तो उसको पता चलता है तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये तो सब सपने में सोच रहे थे। जैसे एक इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का, उसी तरीके से नारा विपक्ष ने दे रहा है। लेकिन उनके सारे नेता अगर उठाकर देखेंगे, केजरीवाल साहब ईमानदारी की बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते थे, उनके 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, उनके तमाम विधायक, वो खुद आज वो भ्रष्टाचार की जाल में फंस गए हैं। वहां कांग्रेस के नेताओं को देखिए कि चाहे वो 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम घोटाला कांग्रेस के साथ है, जांच उनकी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी का समाजवादी पेंशन घोटाला, लैपटॉप घोटाला और आपका जो है रिवर फ्रंट घोटाला, तमाम जो घोटाले हैं उसकी जांच हो रही है। तो ये घोटाले ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो जनता के हित के लिए नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। उनका सिर्फ ये मकसद है कि हमको वोट कैसे मिले, हम ये डरा करके कि ईडी सीबीआई हमको तंग कर रही है, हमें परेशान कर रही है, इसलिए हम सब लोग एकजुट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डरे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनका साफ एक ही मकसद है कि कोई विचारधारा नहीं। कल तक केजरीवाल साहब कहते थे कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी, बताते बताते आज उन्हीं लोगों के साथ बैठकर अगर खाना खा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता भी ऐसे नेताओं के चेहरे को भी पहचान रही है। और ये वोट में जब चुनाव आएगा तो ये वोट दे करके उनको बता देंगे कि हमारे साथ धोखा करने का नतीजा और देश के सामने हमको गुमराह करने का नतीजा ये है कि हम एनडीए के साथ खड़े होकर के मोदी जी को 400 सीटें देने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को, बिहार के सीएम को संयोजक बनाने की बात चल रही है। तो क्या अगर वो संयोजक बनते हैं तो इंडिया गठबंधन का भविष्य सुधरेगा, हालात सुधर जाएंगे? देखिए, बिहार की राजनीति अगर उठाकर देखेंगे तो बिहार की राजनीति में ये जो गठबंधन की प्रक्रियाएं शुरू हुई, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बैठकें का क्रम चला, उस बैठकों में 4 बैठकों में मैं तो बार बार यही सुनता हूं संयोजक ये बन रहे हैं। और मैं तो बड़ी मजे की बात है कि
श्री केजरीवाल साहब और ममता बनर्जी जी ने खड़गे साहब का पता नहीं कहां से नाम चर्चा में ला दिया और खबरों में चलने लगा कि खड़गे साहब आगामी प्रधानमंत्री होंगे। तो नाराज तो नीतीश कुमार जी हुए थे, नाराज तो लालू यादव जी हुए थे, नाराज तो श्री अखिलेश यादव हुए थे। तो ये तो खुद ही सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे केजरीवाल हो, सब लोग वहां प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिना दूल्हे का बारात लेकर के ये लोग घूम रहे हैं 4 बैठकों में। सिर्फ यही हुआ है, उद्धव ठाकरे ने जो बात कहा था, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने जो बात कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ मीटिंग में आते हैं, खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं और चले जाते हैं, सांस नहीं निकलता है। तो वही हालत है जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सटीक बात कहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों में दम है। इंडिया गठबंधन के लोग यही कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तो उससे इंडिया गठबंधन के लोगों को बहुत ज्यादा, ये तो लोगों का विश्वास अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो जो विश्वास इनके साथ जनता का रहेगा वही जीतेगा। अब यह लोग जीत कैसे पाएंगे जब इनके पास वोट ही नहीं है। बहन जी कह रही हैं हम इन धोखेबाजों के साथ जाएंगे नहीं। और समाजवादी पार्टी मजे की बात ये तो कह चुकी है कि मेरा अनुभव कांग्रेस के साथ भी सही नहीं रहा है, मेरा अनुभव समाजवाद बसपा के साथ भी नहीं रहा है। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब अनुभव ही नहीं सही था तो फिर उन्हीं लोगों के साथ हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हमारे साथ आओ, हम गठबंधन करेंगे। ये बातें क्यों हो रही है? इसका मतलब कि ये सब मिल करके ये अब अपने आप को सभी पिछड़े वर्गों को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, दलितों को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, मुसलमानों को धोखा देने। एक मुसलमान को न्याय दिलाने के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाए आजम खान के साहब के, और वो बात करते हैं मुसलमानों के न्याय की, वो बात करते हैं पिछड़े दलितों की बात की, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ इनका हक लूटने का काम किया। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन बिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं। अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है और गौड़ और खरवार जाति को शासनादेश जारी हुआ है कि इनकी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए, लेकिन कुछ जिलों में अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए, माननीय अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं न्याय के लिए, माननीय जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं न्याय के लिए। तो ये बात तो विपक्ष के लोग नहीं उठा पाते हैं। उनकी बातों से, हमारे नेताओं की बातों से, एनडीए गठबंधन की नेताओं की बातों से मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो जनता विहीन मुद्दे हैं, जो उनके पास मुद्दा नहीं है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जहां से श्री अखिलेश यादव जी आते हैं इटावा से, वहां रणवीर नगर एक गांव है जहां 2500 आबादी बंजारा वर्ग की है और आज भी वहां तिरपाल लगा करके लोग वहां निवास करते हैं। उनको आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं हो रही, उनको नौकरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी? 4 बार सरकार बनाया और आपने उन वर्गों के साथ अन्याय किया, तो वो भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष करो, आपके साथ है। ये धोखेबाज लोग हैं, इन लोगों ने हमारे हक को लूटा है, अब इनके साथ हमको नहीं रहना है। अब वही समस्या भौर और राजभर जाति की है। हम लगातार हाईकोर्ट कह रहा है कि भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, हम इसके लिए मुलाकात करते हैं तो समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि हम जनता के हित के मुद्दे की बात कर रहे हैं, समाज के हित की मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम वंचित वर्गों के न्याय की बात कर रहे हैं। और ये लोग किस बात की कर रहे हैं? मुझे सत्ता चाहिए, मुझे मोदी जी को हटाना है, मुझे एनडीए सरकार को हटाना है। क्या बात कर रहे हैं? यही बात ये लोग कर रहे हैं। तो अब जनता समझ गई है कि हमें 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन कौन दे रहा है, हमें स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, आयुष्मान कार्ड का लाभ कौन पहुंचा रहा है, और गरीबों को इलाज के लिए पैसा कौन दे रहा है, आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा कौन बनवा रहा है। तो ये काम जब जनता के हित में जो मोदी जी की गारंटी पहुंच रही है, इसीलिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बच रहा है। तो वो बस यही है कि सब लोग एक हो जाओ और मोदी जी को हराओ, लेकिन ये हराते हराते मोदी जी को जिता के चले जाएंगे। ठीक है अरुण राजभर जी, पहले भाजपा बीजेपी के साथ थी, फिर सपा के साथ आई, फिर सपा छोड़कर बीजेपी के साथ आने के पीछे वजह क्या? देखिए क्या होता है, कभी कभी राजनीति में समझने के लिए, मुद्दों को समझने के लिए और जनता की भावनाओं को समझने के लिए संभावनाएं राजनीति में बनती और बिगड़ती रहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है वही विजन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है, लेकिन कुछ समयों तक उन विजनों पर कार्य नहीं हुए, कुछ मुद्दों पर, सिद्धांतों पर, कुछ योजनाओं पर कार्य नहीं हुए, लेकिन वो बाद में कार्य शुरू होने लगे। हमको लगा कि श्री अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे तो इन कामों को वो करेंगे, लेकिन उनकी तो विचार और भी गंदे नजर आए। तो मुझे लगता है कि जो योजना लेकर के, जो विजन लेकर के, जो सिद्धांत लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं,
उन कार्यों को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने महसूस किया कि नहीं, ये जनहित के मुद्दे पर, समाज के हित के मुद्दे पर ये कार्य कर रहे हैं। अगर कार्य नहीं करते तो मुझे उनके साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर हमारे समाज की समस्या जो थी, उन समस्याओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से चर्चा किया कि नहीं, हाँ, आपकी लड़ाई ये है, ये लड़ाई समाज की लड़ाई है और हम इसको मिलकर लड़ेंगे। अब उन्होंने जब स्वीकार कर लिया मिलकर लड़ने के लिए, तो हम उनके साथ खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है, अब भरोसा है, उम्मीद है कि जो समाज की हमारी लड़ाई है वो कामयाब होगी और समाज आगे बढ़ेगा और हमारे समाज की उन्नति और प्रगति आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, तो क्या दल बदलने से जो आपके वोटर्स हैं वो आप पर भरोसा करेंगे? ये देखिए क्या है कि ये विरोधी भ्रम फैलाते हैं। समाजवादी पार्टी ने 8 दलों से गठबंधन किया, लेकिन कभी उनके वोटरों ने ये नहीं कहा कि आप दल क्यों बदलते हैं। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और समाज की सुरक्षा और समाज की हिस्सेदारी पहुंचाने के लिए उनके घर तक आपको समझौते करने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या समझौता नहीं किया? या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है वो नहीं समझौता किया? या नीतीश कुमार जी ने समझौता नहीं किया? या लालू जी ने समझौता नहीं किया? या उद्धव ठाकरे जी ने? कौन सा ऐसा राज्य है जिन राज्यों के नेताओं ने दूसरे दलों से गठबंधन न किया हो? लेकिन वो गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन कहलाए जाते हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब गठबंधन करती है तो दल बदलू कहलाए जाते हैं। यही फर्क ये है कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, कभी भी पिछड़े वर्ग के नेता दूसरे पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि उनके पेट में इतना दर्द इसलिए बढ़ रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मोदी जी से दोस्ती करके एक ताकत बढ़ाया है, और वो ताकत जनता के बीच में दिख रही है और जनता का आशीर्वाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ दिख रहा है। इसीलिए विपक्ष को हताशा दिख रही है कि अब हमें वोट कौन देगा और जनता के बीच में अब हमारी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी। इसीलिए विपक्ष इस तरह के माहौल, इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गठबंधन करना बुरी बात है। हम समाज के हित में गठबंधन करते हैं और समाज के हित में कोई भी कुर्बानी देनी होती है, हम पीछे नहीं हटते। जी, ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात अमित शाह से हुई, उसके बाद उससे पहले जेपी नड्डा से भी हुई थी, तो क्या कुछ अहम बात हुई इस बैठक में जो मुलाकात हुई? देखिए, सबसे पहले मुद्दा यह था कि भौर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए जो राज्य सरकार ने सर्वे कराया है और शोध संस्थान में उसको भेज करके जो परीक्षण करा रहे हैं, उस परीक्षण को बाहर निकाल करके सर्वेक्षण करा करके उसको सेंट्रल को एक प्रस्ताव बना करके मंगाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए, ताकि चुनाव से पहले जो नौकरियां निकली हुई हैं उन नौकरियों में उनकी भागीदारी हो। बंजारा जाति की सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हुई है। गोंड खरवार जाति का जो जाति प्रमाण पत्र की समस्या थी उस मुद्दे पर चर्चा हुई है। और आगामी जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है कि आगे मिल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी जो ताकत है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उस ताकत को कैसे और मजबूत किया जाए। इन सभी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो पार्टियों के जो आगे की एजेंडा है, जो लड़ाई है, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है, सार्थकजनक चर्चा हुई है और सम्मानजनक चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं का परिणाम आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आएंगे। जैसा कि टीवी चैनलों पर और अखबारों में चलता रहता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं जो हर तबके की बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, कमजोर हो, सभी वर्गों की बात करते हैं और सभी वर्ग मजबूती से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े हो रहे हैं। वही चीजें उनके सामने रखा गया कि आगामी जो कार्यक्रम बनेंगे उन कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचाएंगे, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, उन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए हम आगे की योजना आपको देंगे। उस तरीके से आगे प्लानिंग करके हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। जी, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और होगा तो आपका रोल क्या रहेगा उसमें? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूर मंत्रिमंडल में शामिल होगी। माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सभी लोगों की सहमति लगभग हो चुकी है। मुझे लगता है खरमास जैसे ही बीतेगा और खरमास बाद आपको ये परिणाम आपके सामने दिखाई देगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में शामिल दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो क्या इसका असर कुछ चुनाव में भी देखने को मिलेगा 24 के? देखिए, बिल्कुल नजर आएगा। जो सनातनी है, जो सनातन विरोधी हैं, जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, जिन लोगों ने भगवान राम के रामचरितमानस को जलाने का काम किया, जिन लोगों ने मां सीता को अपमानित करने का काम किया और तमाम देवी देवताओं पर जिन दलों ने सवाल खड़ा किया, जिन लोगों ने उनको जलील किया, जिन लोगों ने तमाम मठों को, मंदिरों पर सवाल खड़ा किया, अब वो दौर चल रहा है ये कि जिन लोगों ने भगवान राम को कभी स्वीकार करने की नहीं सोचा था, आज वह लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिल जाए। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तो निमंत्रण मिला हुआ है, हम बिल्कुल हम जाएंगे वहां।
और जो विपक्ष के लोग हैं, जिन लोगों ने भगवान राम को लेकर के तमाम टिप्पणियां की हैं, अब जनता इसको बहुत बखूबी समझ रही है कि हमारे सनातन पर अगर प्रहार करेंगे तो इसका जवाब वोट से मिलेगा। और मुझे लगता है 22 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतने के लिए देश की जनता और प्रदेश की जनता खुद मेहनत करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी की हाथ को इतना मजबूत करेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष ने बीज बोया है नफरत का, जो विपक्ष ने बीज बोया है अहंकार का, जो विपक्ष ने नफरत का, ये राजनीति का एक जो मार्केट में कहे कि हम मोहब्बत की दुकान खोल करके नफरत का चूरन बेच रहे थे, अब उन सभी लोगों को जनता नफरत का जवाब देगी और भगवान राम को वहां स्थापित करके दुनिया के लोगों को एक संदेश देगी। जिन कामों को 500 सालों तक जिन लोगों ने नहीं किया, उन कामों को एनडीए सरकार ने, देश की संविधान ने, बाबा लोकतंत्र में हम लोगों ने जीवित करके उन कामों को करके और एक संदेश दिया कि देश के लोग वहां जाकर अपना माथा टेक करके जिन लोगों ने इनके साथ अन्याय भी किया है वो लोग भी जाकर अपना पाप धोलेंगे। और वहां भगवान राम किसी को बुलाते नहीं है, जिनके अंदर आस्था होती है भगवान राम के यहाँ जाएगा, जिनके अंदर आस्था नहीं होगी वो नहीं जाएगा। तो भगवान किसी को बुलाते नहीं है, लोग अपने से जाते हैं। तो बहुत करोड़ों लोग आपके दर्शन करने दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि उसमें श्री अखिलेश यादव जी को भी जाना चाहिए। उसमें अरुण राजभर जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अगर बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। देखिए, भगवान के दर पर बुलावा नहीं आता है, भगवान के दर पर लोग खुद चल के जाते हैं। भगवान आपका ऐसे नहीं बुलाते हैं, आपका मन मानसिकता होना चाहिए। आपकी पत्नी धर्मपत्नी चली जाती हैं जो है बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, भगवान का बुलावा आया तब न चले गए। आपका भी बुलावा भगवान बुलाएंगे तो आप चले जाइएगा। ये मत कहिएगा कि उस क्या पता उनके कहने का मतलब निमंत्रण से हो। नहीं, वो अब तो यही है, वो वोट बैंक की राजनीति। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने सरयू में पूरे पानी को लाल किया, अब वो लोग निमंत्रण के लिए अगर परेशान है तो समझ लीजिए कि इस देश में कितनी बड़ी कुर्बानी देने वालों की जीत हो रही है, कितने लोगों की सम्मान बच रहे हैं और सनातनी लोग जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनका पूरे विश्व में कितना परचम लहर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वो लोग भी उस निमंत्रण को पाने के लिए बेचैन है। जिन लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने भगवान राम के ऊपर प्रहार किया, जिन लोगों ने भगवान राम को अपमानित किया, जिन लोगों ने जलील किया, आज भी उनके दलों में वह लोग पड़े हुए हैं, वह लोग बैठे हुए हैं और बड़ी ईमानदारी से वह लोग उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चेहरा इनका है देश की जनता के सामने उजागर भी हो रहा है कि यह लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। कल तक यही लोग भगवान राम को गाली देते थे, कहते थे कि राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब से तारीख का ऐलान हुआ है तब से उस तारीख पर जाने के लिए विपक्ष बेचैन है। तो हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया है निमंत्रण, श्री सोनिया गांधी जी को निमंत्रण मिला है, श्री खड़गे साहब को भी निमंत्रण मिला। उस निमंत्रण का वो उनको स्वीकार करके उसमें आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो यह माना जाएगा कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं, आप सनातन के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। अगर हिंदुओं के आप समर्थक होंगे तो जरूर उस मंदिर में आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की दोनों की तैयारियां तेज है। अब 24 का चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव के लिए किसका मिशन पास होता है और किसका फेल। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।